नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हदफ को हासिल करने में ताउन देने वाले सभी फरीकों, किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, बरामदात और दरामदात कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की है। पीएम मोदी ने ट्वीट के तवस्सु से कहा कि भारत ने पहली बार मुकर्ररा $400 अरब की अहम अशिया की बरामदात का हदफ हासिल किया है। इस कामयाबी के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, बरामदात और दरामदात कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरक्की में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई मेक इन इंडिया मुहिम से मोदी ने घरेलू सतह पर स्मार्टफोन के बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक अप इनिशिएटिव स्किल यानी पेला स्कीम का ऐलान किया था, जिसके असरात नजर आने लगे हैं। एप्पल ने मालियाती साल 2022 के आखिर तक 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन बरामदात की आदद-ओ-शुमार को पार कर लिया है। वहीं ऑटो सेक्टर में भी रवां मालियाती साल 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के पैसेंजर व्हीकल्स का एक्सपोर्ट में 46% इजाफा हुआ है। इस दौरान 1.68 लाख गाड़ियों की बरामदात के साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया पहले नंबर पर रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का असर अब देश में दिखने लगा है। मोबाइल और ऑटो सेक्टर में पीएलआई स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। पीएलआई योजना का मुख्य लक्ष्य देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी बनाना और नए रोजगार उत्पन्न करना है। इसके साथ उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान मोबाइल कंपनी एप्पल ने करीब 75 से 80% घरेलू मांग को पूरा कर 10,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। आप जानते ही हैं कि एप्पल एक बहुत ही एक ग्लोबल वर्ल्ड फेमस ब्रांड है और उनका जो प्रोडक्ट है आईफोन दुनिया के कंज्यूमर्स वेस्टर्न नेशंस में उनको कंज्यूम करते हैं और एक बड़ा हाई एंड स्मार्टफोन है और एक ही साल में 10,000 करोड़ का निर्यात भारत से करना ये दिखाता है कि भारत एक ग्लोबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन्स होते थे उसमें एक उभरते हुए एक हब बन रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले एक पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था और एक आत्मनिर्भर भारत का एक विजन दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऑटो सेक्टर में भी चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के पैसेंजर व्हीकल्स का एक्सपोर्ट 46% बढ़ा है। इस दौरान 1.68 लाख गाड़ियों के निर्यात के साथ मारुति सुजुकी इंडिया पहले नंबर पर रही। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने, आयात बोझ में कमी और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजना में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां मांग में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसमें सोलर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि शामिल हैं और जो देश की विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज मुल्क यौम शोहदा मना रहा है। जंग आज़ादी के अजीम हीरो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानियों को याद कर रहा है, जो 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे। आइए एक नज़र डालते हैं इन इनकलाबियों की जिंदगी पर। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी।
तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवत गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम शोहदा के मौके पर ट्वीट के तवस्सुत से भारत के बहादुरों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कोटि कोटि नमन। मादरे वतन के लिए जान देने का उनका ये जज्बा अहले वतन को हमेशा राग़िब करता रहेगा। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कई तारीखी वाक़यात में सबसे आगे थे और उन्होंने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उसूली सियासत और दानिशवाराना सलाहियतों की वजह से बड़े पैमाने पर उनका एहतराम किया जाता है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि नौजवान इनकलाबियों की कुर्बानी ने कौम में आज़ादी के तय नई बेदारी पैदा की। उनकी कुर्बानी को सलाम करता हूँ। हर नस्ल के नौजवान उनसे तरगीब लेंगे। वहीं रियासत के कारगुजार वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि अपने त्याग और शौर्य से जन जन में स्वाधीनता की अलग जगाने वाली माँ भारती के अमर सपूत अजीम इनकलाबी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके यौम कुर्बानी के मौके पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने कहा कि इनकलाबियों की अजीम कुर्बानी सभी को कौम की खिदमत के लिए हमेशा राग़िब करती रहेगी। उन्होंने अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुतहरिक, मुक़र्रिर और सोशलिस्ट मुफ़क्किर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर नमन किया। राजधानी लखनऊ में महकमा सकाफत की जानिब से 2 रोज़ा चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और यौम शोहदा के मौके पर कल रंग दे बसंती प्रोग्राम की शुरुआत हुई। प्रोग्राम में रियासत के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सियाहत और सकाफत मुकेश मेश्राम मौजूद रहे। उन्होंने मुश्तरका तौर से उत्तर प्रदेश के गठन यात्रा और कुर्बानी देने वालों के एजाज़ में मुनक़िद एक पेंटिंग नुमाइश और सकाफती प्रोग्राम का शमा रोशन करके इफ्तिताह किया।
ये 2 रोज़ा प्रोग्राम 22 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि 22 मार्च उत्तर प्रदेश की तारीख में बहुत ही अहम मकाम रखता है। 22 मार्च 1902 रियासत के लिए एक अहम दिन था। इस दिन रियासत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध किया गया था। 24 जनवरी 1950 को रियासत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 1937 को रियासत की पहचान की अलामत मछली, तीर धनुष और दिफात को मंजूरी दी गई थी, जो रियासत की हिंदू मुस्लिम यकजहती की मुश्तरका विरासत और फख्र है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 23 मार्च के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ है। शोर शराबे के दरमियान आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यौम शोहदा के मौके पर मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियों को नमन किया। लोकसभा में यौम शोहदा के मौके पर शहीदों के एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और राज्यसभा में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। आज पूरा देश शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष के इस प्रेरणा काल में ये क्रांतिकारी न केवल हमारे लिए असीम प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक भी हैं। मैं इन अमर शहीदों को सदन की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सुबुकदोश गुरमीत सिंह ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब देहरादून के परेड ग्राउंड में मुनक़िद की गई। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके मुआविन 8 वज़रा को भी हलफ दिलाया गया। इनमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंद्रदास रामदास और सौरभ बहुगुना शामिल थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा, असम के वजीर आला हेमंत विश्व शर्मा और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर भी हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हुए। हलफ बर्दारी तकरीब में रियासत के सभी अजला से भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। हलफ बर्दारी से पहले पुष्कर सिंह धामी ने आज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। रियासत में भारतीय जनता पार्टी की नई हुकूमत के क़याम का सिलसिला तेज हो गया है। नई हुकूमत बनने से कबल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली की मीटिंग 24 मार्च को लखनऊ के लोक भवन में मुनक़िद होगी। मीटिंग में मरकजी ऑब्जर्वर के तौर पर वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के लीडर रघुवर दास मौजूद रहेंगे। समझा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को रस्मी तौर से भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर लीडर मुंतखब किया जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना बैनुल अक़वामी स्टेडियम में शानदार हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इकाना स्टेडियम और आसपास के इलाकों को तकरीब के लिए खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जराये के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। वहीं कल कारगुजार वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानून साज काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली इंतखाबात में गोरखपुर शहर सीट से कामयाबी हासिल की थी।
रियासत में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली की कल एक मीटिंग होगी, जिसमें कल लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर का इंतखाब होना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। 25 तारीख को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अलग-बर्दारी तकरीब होनी है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर शामिल होंगे। हुकूमत हिंद के इंटरप्राइज इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से आज लखनऊ में दूरदर्शन सेंटर के अहाते में सरकारी मुलाजमीन, मीडिया एहलकारों और आम लोगों की आयुष अद्वियात जिंदगी बढ़ाने वाली इम्यून बूस्टिंग किट की तकसीम की गई। इस मौके पर प्रोग्राम की कन्वीनर, आयुर्वेद इंचार्ज और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश और तहकीकी अफसर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि आयुर्वेद अद्वियात मुफीद होने के साथ ही किसी भी तरह का मनफी असर जिस्म पर नहीं डालती है। दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और मरकजी सदर अनुपम स्वरूप ने प्रोग्राम की कन्वीनर का शुक्रिया अदा करते हुए योग और भारतीय सिस्टम की जिंदगी गुजारने की अपील की। आयुष सुरक्षा किट जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, उससे बचाव के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से निःशुल्क वितरित की जा रही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं का एक किट बना करके बांटा जा रहा है। तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें आपका ये मीडिया का डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मी हैं, हॉस्पिटल हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह औषधि निःशुल्क वितरित की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। कल आलमी यौम टीबी के मौके पर KGMU के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट ने टीबी से पाक भारत मुहिम में लखनऊ के मलियाबाद में वाक़ कसमंडी कलां ग्राम पंचायत को गोद लेने के साथ ही 30 टीबी से मुतासरा मरीजों को गोद लेने का ऐलान किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान KGMU के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की शोबे सदर डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि टीबी से पाक करने की मुहिम में अवामी हिस्सेदारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांव के सभी लोगों की जांच कराई जाएगी और इस गांव के सभी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि WHO की जानिब से साल 2030 तक टीबी से पाक रखने का हदफ रखा गया, जबकि भारत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को 2025 तक टीबी से पाक करने का हदफ रखा है। उन्होंने कहा कि टीबी से दुनिया में होने वाले अमराज में 29% मरीज भारत में ही पाए जाते हैं और लाखों अमवात इस बीमारी से हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बीमारी के खिलाफ मुहिम चलाकर लड़ाई लड़नी होगी। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर RAS कुशवाहा ने भी टीबी संगीनी तौर पर तफसील से रोशनी डाली और सभी लोगों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। आप जानते हैं कि WHO ने विश्व से टीबी को समाप्त करने के लिए 2030 का टारगेट रखा है और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रोगी टीबी के हैं। अगर आप देखें तो 1/4 रोगी भारत में टीबी के हैं और अगर मौत की बात करें तो लगभग 29% मौत भारत देश में अकेले होती हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी टीबी के लिए जो 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाई बर्डन कंट्रीज हैं, सभी अधिकारी दवाई की जो प्रतिपूर्ति है उसको समय से कर रहे हैं और ड्रॉप आउट जो एक डिफ़ॉल्टर होते थे ट्रीटमेंट में, उनको कम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो केस फाइंडिंग है, क्योंकि जब लोग इसको एक कलंक की तरह से देखते थे तो इसे छुपाते थे। आप देखेंगे कि जो हमारी महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, प्रथम नागरिक, उन्होंने अंतिम पंक्ति का जो मरीज है उसकी हैंड होल्डिंग किस तरह से की है। उन्होंने गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया। जैसा अभी बहुत विस्तार से बताया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे सपना है कि 2025 तक भारतवर्ष को क्षय मुक्त कर देना है और इसी के क्रम में आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसको बहुत प्राथमिकता से लिया है। अभी जैसे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर पढ़ा रहे थे, करीब 2 दशक पहले जब बात होती तो ये बहुत प्रमुखता से बात रखी जाती थी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी है। आज आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है टॉप लेवल का है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गवर्नर जब इसमें खुद सबसे बढ़ के आगे आए हैं, सबको रास्ता दिखा रहे हैं, तो इस क्षय रोग के लिए कुछ भी साजो सामान, पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पहली बात तो ये देश ने बहुत ही
बढ़िया से इस चीज़ को इंश्योर किया है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और प्रोग्राम पूरे देश में किसी भी संभावित क्षय रोगी के लिए सब कुछ चीज़ें फ्री है, जांच पूरी फ्री है, इसका पूरा इलाज फ्री है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन लेते हैं पहले ये वक्फा। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिला कुशीनगर के कुड़वा दिलीप नगर के सिसई टोला में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। महलूकीन में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। अहले खाना का कहना है कि सुबह दरवाजे पर कोई अनजान शख्स टॉफी गिराकर चला गया। बच्चों ने टॉफी देखी तो उठाकर खा ली, जिससे खाने के बाद एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर बच्चों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इतला पाकर एसपी सचिंद्र पटेल ने जाए वक़ूआ पर जाकर अहले खाना से वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी की टीम को भी मौके पर जांच के भेजा गया है। जांच में जो भी कसूरवार साबित होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने कॉफ़ी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल पे लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम सभी टीमें जांच कर रही हैं। आलमी यौम आब के मौके पर वाराणसी में तारीखी पंचकोसी मार्ग के किनारे वाक़े करमदेश्वर महादेव तालाब की सफाई करके इसका इफ्तिताह किया गया। फौज के वसती कमान के ब्रिगेडियर नमामि गंगे अभियान के गंगा टास्क फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर नवीन सिंह ने एक प्रोग्राम में इस तालाब का इफ्तिताह किया। तवील वक्त से गैर इस्तेमाल शुदा और आलूदा इस तारीखी तालाब का फौजियों के जरिए 3 माह की सख्त मशक्कत के बाद साफ किया गया और उसमें फ्लोटिंग गार्डन भी तैयार किया गया है। फौज की इस पहल से तालाब की फ्लोटिंग गार्डन में रहने वाले चिड़िया, कछुए और पानी में जिंदगी गुजारने वाले जानवर इस तारीखी तालाब की सफाई कुदरती तौर से करते रहेंगे। प्रोग्राम में मौजूद स्कूली तलबा तालिबात ने रंगोली बनाई, तालाबों, नहरों और आबी तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में लोगों को बेदार किया। ब्रिगेडियर नवीन सिंह ने बताया कि गंगा टास्क फोर्स का दफ्तर कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में बनाया गया है। हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी की 11 यूनिट्स हैं, जो 6 स्टेट्स की टेरिटोरियल आर्मी को हम लोग देखते हैं, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है गंगा टास्क फोर्स, जो प्रयागराज में बेस्ड है, जिसकी 3 कंपनियां हैं, एक कानपुर में, एक प्रयागराज में और एक वाराणसी में, जो तीनों जगह पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसकी सहायता कर रहे हैं गंगा जी की सफाई में। वर्ल्ड वाटर डे 1993 में 22 मार्च से यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। शुरू क्यों किया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर जो पानी की किल्लत हो रही है, पानी की जो स्कैर्सिटी हो रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे पानी को बचाया जा सके, कैसे ये जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है अपने आप में, उसका संचय किया जा सके, ताकि उसका सही उपयोग करके हम लोग मनुष्यों की जो प्रजाति है वो बची रहे यहाँ पे। ये उसका मुख्य एम था। मथुरा तरक्याती ब्लॉक चूमोह के गांव त्रिवोली सोमाली में कल आलमी यौम आब ख़वातीन एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी ब्लॉक प्रमुख जमुना देवी शर्मा और ज़िला पंचायती राज अफसर करण चौधरी ने किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जमुना देवी ने कहा कि पानी की हिफाजत पर हमें खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस मौके पर ADO पंचायत, गाँव सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। विश्व जल दिवस के अवसर पर पूरे ज़िले में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें जन जागरूकता के लिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है। लेकिन आज
विकासखंड चौमुहा की ग्राम पंचायत तरौली सुमाली में ग्राम प्रधान जी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जो काफ़ी सराहनीय है। हाँ, जल संरक्षण के लिए पंचायतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लगाया जा रहा है, जो पंचायत घर बड़े साइज वाले हैं उनमें। और दूसरा, हैंड पंप के पास में सोख्ता गड्ढा भी बनाया जा रहा है। तालाबों की अब गर्मी में सघन खुदाई करके तालाबों को भरना, कुओं का पुनरुद्धार करना जैसे कार्य हम करा रहे हैं अपनी पंचायतों में। दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कजरी के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ लोकगीत गुलकारा अजीता श्रीवास्तव को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। पद्मश्री एजाज़ हासिल करने के बाद अजीता श्रीवास्तव पहली मरतबा मिर्ज़ापुर पहुंची। लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी 45 सालों की मेहनत और कोशिश का नतीजा है। मैं चाहती हूँ कि सरकार कजरी के ऊपर तहकीक करे और इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ विंध्याचल में यूनिवर्सिटी की तामीर करे, जिससे मादूम हो रही कजरी को नया मकाम मिल सके। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत आत्मविभोर हूँ कि मैं इस लायक मुझे समझा गया और मैंने परिश्रम किया। 45 वर्षों से मेरा संघर्ष है, आगे भी बहुत कुछ करने की योजना है। और कजरी के लिए एक मैं चाहती हूँ यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण केंद्र और शोध संस्थान खुले। इसके लिए मिर्ज़ापुर जनपद के सभी सम्भ्रांत नागरिकों से और सरकार से मैं आगे चल के आग्रह करूँगी। कुछ दिनों के पश्चात उस संदर्भ में आगे बढ़ूँगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो कजली विधा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लगभग मृतप्राय है, और आने वाली जो पीढ़ी है इस विधा की ओर आकर्षित होगी। तो मेरे ख्याल से इस पुरस्कार में एक जिम्मेदारी है हमारी, और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जो कजली विधा से भागते जा रहे हैं या उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर की एशिया की बरामदात का हदफ हासिल होने पर मुल्क को दी मुबारकबाद। कहा, किसानों, बुनकरों और छोटे सनतकारों को मेहनत से मिली है कामयाबी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के यौम शोहदा के मौके पर मुल्क अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को पेश कर रहा है खिराज अक़ीदत। पूरे मुल्क में मुनक़िद किए जा रहे हैं कई प्रोग्राम। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। और कुशीनगर में नामालूम शख्स की टॉफी खाने से 2 लड़कियों समेत 4 बच्चों की हुई मौत, जांच जारी। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।